हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम एलटी ग्रेड एग्जाम से संबंधित आज जीएस प्रश्नों का संग्रह आपके सामने हम लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा होगा। हालांकि बहुत सारे लोग जीएस क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो भी हमारे छात्र हैं या हमारे बड़े भाई या छोटे भाई हैं, तो उनकी समस्या के समाधान के लिए हम प्रैक्टिस सेट 2 जीएस क्लासेस के लिए लाए हैं। हालांकि ये सभी विषय के लिए ये अनिवार्य है। जो सामान्य ज्ञान 30 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी विषयों में पूछे जाएंगे, तो सभी लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जिसका जो मुख्य शीर्षक रहेगा भारतीय संविधान से, कुछ भूगोल से, कुछ इतिहास से, कुछ सामान्य विज्ञान से, कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था से और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये प्रश्न आपके सामने होंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए हम जीएस क्लासेस के अंतर्गत हम प्रश्न नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला प्रश्न है संविधान से, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा। इसमें सही उत्तर आपका ऑप्शन ए सही है, जिसको हम अनुच्छेद 1 कहते हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा। प्रश्न नंबर हम दूसरी तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसमें काफी लोग हिमालय को लगा देंगे। तो हिमालय की लंबाई 24 से 2500 किलोमीटर है और 340 अधिकतम उसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊंचा तो हिमालय है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी जो है वो है ऑप्शन सी है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है एंडीज पर्वत, जिसकी जो लंबाई है वो 7000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है। 7000 किलोमीटर अधिक लंबी है और दुनिया का ये सबसे निरंतर पर्वत मतलब माला है। और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के 7 देश वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। यानी हमको से दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों से होकर के गुजरता है। जैसे हिमालय पर्वत नेपाल में भी है और तिब्बत में है, भारत में है, चीन में है। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसी तरह से यह जो है दुनिया के सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट समस्या चलते हैं। ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ये देखिएगा, यहां से लेकर के ये जो दिख रहा है ना, ये एंडीज पर्वत है। यहां से ये उत्तरी अमेरिका है और ये यहाँ से दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये एंडीज पर्वत है, ये जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। आइए समय न गंवाते हुए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये प्रश्न आपको लगता है सभी लोग इसका उत्तर ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, क्या सहारा लगाएंगे, क्योंकि सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल सब लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मरुस्थल की जब बात आती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अंटार्कटिका और सहारा दोनों ऑप्शन में है, लिख रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, डिजर्ट सबसे बड़ा, तो इसमें उत्तर के हिसाब से तो आपका ऑप्शन सी सही है, अंटार्कटिक मरुस्थल। मैं आपको बता दूं, इसमें 80% छात्र अगर यह पूछता है तो 80% छात्र बिना सोचे समझे सहारा को लगा देंगे। लेकिन अगर अंटार्कटिका मरुस्थल ऑप्शन में नहीं होता तो सहारा लगाते तो सही होता, लेकिन अंटार्कटिका मरुस्थल इसमें ऑप्शन में है, इसलिए सही उत्तर आपका सी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सहारा मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल। अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो इसी ऑप्शन में सहारा सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछ दिया विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो इसी ऑप्शन में आपका सी सही होगा। लेकिन पूछता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और दोनों ऑप्शन दिया है, तो अंटार्कटिका मरुस्थल है। भारत का आप देखेंगे, भारत का जो है थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहां की हम बात करें तो अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है।
विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में वहां पे कोई व्यक्ति मानव या कोई घर या कोई नहीं रहता, वहां को रिसर्च सेंटर, रिसर्च टाइप के रिसर्च करने जाते हैं वहां पे लोग, क्योंकि बर्फ की चादर में मतलब लिपटी हुई है। रेगिस्तान नहीं, डिजर्ट्स मतलब मरुस्थल, मतलब जहां मरा हुआ भूमि, जहां पे किसी प्रकार का कोई कृषि या मानव के लिए उपयुक्त नहीं हो, वही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये अंटार्कटिका मरुस्थल। हमने दिया है सहारा भी दिया है। सहारा की बात कर लेते हैं तो सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है जो 11 देशों को टच करता है, 11 देशों में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल का भी हमने बात किया है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी दुनिया का सबसे ठंडे रेगिस्तानों में एक आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बालू वाला है वो मरुस्थल, लेकिन बहुत ठंडा वहां पे पड़ता है। चाइना आप जान सकते हो ऊंचाइयों पे, चाइना भी ठंडा हिमालय से सटे हुए है। चाइना हिमालय मतलब हिमालय जो है चाइना में भी है। तो रेगिस्तानों में एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। 0 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे चला जाता है। किसमें? गोबी मरुस्थल में। गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। आइए एक और कुछ बच रहा है। अरब मरुस्थल अरब देश में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ हमने देखा, ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें हमने देखा ये सब चीज है, ये सारी चीजें हैं। यही सहारा का मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ये अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका ऑप्शन दोनों है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जहां पे कुछ होता नहीं है, ये अंटार्कटिका है आपका। ये पांचवा, विश्व का सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इस तरह से हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी एक जो मरुस्थल है, जो अटकामा मरुस्थल है, ये अटकामा मरुस्थल जो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिली में यह अटकामा मरुस्थल है, जो प्रशांत महासागर से टच करता है। अटकामा मरुस्थल ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी का मरुस्थल की हम बात करते हैं। तो इस तरह से मरुस्थल पूछता है कि अक्सर पूछता कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप में, और ये भी 6-7 देशों से फैला हुआ है। ये आपका कह सकते हैं अटकामा मरुस्थल पूछता है। तो यहां पे भी आप थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ गई थी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम अटकामा की भी बात किए हैं, मरुस्थल जो चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो मुख्य रूप से उत्तरी चिली प्रशांत तट के साथ फैला हुआ, जो हमने आपको बताया। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित, जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो आपने देखा कि जो कालाहारी का मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और अटकामा जो मरुस्थल है आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो बात करते हैं और आगे पूछता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमने बताया नामीबिया में है। अगर देश की बात करें तो आप देखें कालाहारी का जो मरुस्थल है वो नामीबिया आएगा, लेकिन वो भी 2-3 देशों से मिलकर के अटैच है। और ये है जो है आपका आपने देखा कि अटकामा मरुस्थल है आपका चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देखिए, किस मंडल में जाने पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है? यानी हम कह सकते हैं वायुमंडल को हम 5 परतों में बांटे हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। 5 परतों में बांटे हैं, और इसमें किस मंडल में जाने के साथ ऊंचाई, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये मंडल है आपका, मान लीजिए 1 2 3 4 5 मंडल है। यानी इसको हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसको हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं समताप मंडल, और इसको बोलते हैं हम मध्य मंडल, इसको बोलते हैं हम आयन मंडल, इसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल। तो 5 मंडल है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वायुमंडल में जाने पे ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन आपका
बी सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। मैं थोड़ा सा आपका इस पर डिटेल बता दूं कि क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो मंडल है, जो पहला जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, उसमें भी ऊंचाई के साथ यानी 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। यानी इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। समताप मतलब तापमान समान रहता है। प्लेन वगैरह जहां पे उड़ती है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। इसी में जहाज उड़ता है, क्षोभ मंडल से तुरंत चला जाता है समताप मंडल है। समताप मंडल में ही जहाज उड़ता है। यहाँ पे मंडल जो वायुमंडल सम मतलब बराबर, ताप मतलब समान तापमान होता है, न उसमें अधिक होता है न उसमें कम होता है, न धूल भरी आदि पर किसी तरह का कोई समस्या नहीं आती, इसलिए प्लेन को हम सप्ताह मंडल में उड़ाते हैं। क्षोभ मंडल में जितनी सारी घटनाएं होती है इस वायुमंडल में, सबसे ज्यादा घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, जैसे आंधी तूफान चक्रवात धूल भरी आंधी और जिग जैग, बहुत सारे ऐसे जो चीजें परिघटनाएं मौसम से संबंधित होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल तो देखिए क्षोभ मंडल में भी 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 सेंटीग्रेड तापमान घटता है, लेकिन इसमें क्षोभ मंडल ऑप्शन में ही नहीं है। और मध्य मंडल यानी मध्य मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, इसलिए सही उत्तर आपका है आपका मध्य मंडल। यार देखिए ओजोन मंडल समताप मंडल में, ये जो समताप मंडल है ना ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपका आप देख सकते हैं ओजोन मंडल पाया जाता है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल समताप मंडल में विद्यमान है। पूछ देता है ओजोन मंडल ओजोन जो गैस है वो गैस का लेयर जो है वो किस मंडल में है, तो सही उत्तर है आपका समताप मंडल में ही ओजोन गैस का लेयर है, जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है, जो अल्ट्रावेव जो हमको नुकसानदायक होती है उससे हमको रक्षा करती है। यह ओजोन को मापने वाली जो इकाई होती है, देखिए डाप्सन में कभी पूछता है ना ओजोन गैस के लेयर को किस इकाई में नापते हैं, तो हम डाप्सन इकाई में मापते हैं। यहाँ पे क्लियर होंगे, डाप्सन इकाई में मापते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सही उत्तर जो है आपका मध्य मंडल है। चूंकि बड़ा लंबा चैप्टर है, हल्का से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको इसका देखना है वायुमंडल तो देखना, तो हमारे यूट्यूब पे आपको भूगोल वाले से मिल जाएगा। शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो ऑप्शन जो उत्तर है कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। और शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में की थी। तो सही उत्तर आपका ये है। बहुत सॉलिड प्रश्नों का संग्रह में लेके आया हूं। ब्लड बैंक में किस तापमान पर रक्त सुरक्षित किया जाता है, ब्लड बैंक जहां पे हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर है आपका 4 सेंटीग्रेड के तापमान पे ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे देखिएगा हमने बताया कुछ लाल रक्त कोशिकाओं को आमतौर पे +2 सेंटीग्रेड से और +6 सेंटीग्रेड के बीच के तापमान पे रखा जाता है। इसमें तो न 2 है न 6 है, 4 सही ऑप्शन आपका स्थित सही है, इसलिए ऐसे ही तापमान पे इसको रखा जाता है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार का चुनाव प्रणाली है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें ऑप्शन सी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आपका सही उत्तर है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, ये पूछा हुआ है आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है कि एलपीजी का जो मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ब्यूटेन होता है। इसमें ऑप्शन आपका सही उत्तर है ब्यूटेन। मैं आपको बता दूं एलपीजी लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस है मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, और इसमें ब्यूटेन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसे एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन को माना जाता है ऑप्शन के हिसाब से। और आगे चलते हैं, एलपीजी में बदबू क्यों मिलाई जाती है। जान लीजिए जो एलपीजी गैस है ना वो गंधहीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई गंध ही नहीं है, उसमें मिलाया जाता है इसलिए कि रिसाव का पता चल सके कि कहां गैस रिस रहा है, नहीं तो दुर्घटनाएं घट जाएगी पता भी नहीं चलेगा।
बड़ा सोच समझ करके बनाया गया। यानी एलपीजी में बदबू नहीं होता है, उसमें बदबू मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन सी से रिसाव का पता लगाने के लिए। हल्का सा घर में गैस रिसता है ना, तो पता चलता है यदि गैस रिस रहा है, अलर्ट हो जाता है, अरे भाई हटो, वहां कोई आग न चला जाए, नहीं तो जल जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए रिसाव का पता लगाने के लिए बदबू मिलाया जाता है। तो बदबू में क्या मिलाया जाता है देख लीजिए। इसमें जो है एथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, ताकि रिसाव होने पर इसकी तेज गंध से आसानी से पता लगाया जा सके। ये चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे, यानी जो तरंगे पी और एस और एल होती हैं, यानी 3 तरह का तरंग होता है, पी, एस और एल। तो पूछ रहा है इसमें सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सा है? तो सबसे विनाशकारी तरंगे ऑप्शन सी सही है। यल जो तरंगे होती हैं वो सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं, और इसकी जो गति होती है 303 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह चलती है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ और सारे प्रश्न को बता दूं। एक चीज और बता दें, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। देखिएगा, पूछता है कभी कभी कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडान गैस की पूछता है, और हम क्या होते हैं ना, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझते हैं, तो हम मिस कर जाते हैं। रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, भूकंपी तरंग को समय तो 2 भागों में बांटते हैं। भूगर्भिक इंटरनल जो वेव है, पृथ्वी के अंदर चलने वाली जो तरंग है, पी और है एस, और धरातली सरफेस तरंगे जिसको सरफेस वेव बोलते हैं, जिसको हम एल बोलते हैं। यही एल जो सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। इसकी गति और पी और एस की थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। प्राथमिक तरंगे को पी प्राइमरी वेव कहते हैं। इसकी गति होती है जो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड से होती है, और पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव होता है पृथ्वी पे। अभी मैं और चीजें बताऊंगा। और एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट पूछता है कि पी तरंगे कहां कहां चल सकती है, तो पी तरंगे सॉलिड, यहाँ पे नहीं, सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाएं में चलती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी हम कह सकते हैं ठोस में भी और तरल में भी और गैस में भी, यह तीनों अवस्थाओं में चलती है, ठोस, तरल, गैस। लेकिन सबसे तेज ठोस में, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस। यानी हम कह सकते हैं जो पी तरंग है वो तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। और जो द्वितीय तरंग एस होती है, इसकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। यह केवल सॉलिड, केवल ठोस अवस्था में चल सकती है, केवल पृथ्वी के अंदर ठोस में चलेगी। अगर गैस आ जाएगी तो ही रुक जाएगी, गैस है, लिक्विड आ जाएगी तो ही रुक जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जिसकी जो गति है, कहाँ पे गति होती है, कहाँ पे नहीं होती है। और यल तरंगे जो होती है 3 से 5 किलोमीटर तरंगे होती है, वो सबसे विनाशकारी तरंगे होता है, क्योंकि उसकी जो ये मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। और आप जो पी होता है, फिर थोड़ा सा यस होता है, उसके बाद यल होता है, ये पी एस एल। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और, इसमें हम बता दें, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और भूकंप जो यहाँ जहां से निकलता है, इसे हम फोकस कहते हैं, जहां से निकलता है। और सबसे पहले जहां पे पहुंचता है उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। जहां से निकलता है उसको फोकस कहते हैं, और जहां पे सबसे पहले पहुंचता है एपी सेंटर। कौन अंश का कोण, 90 अंश का कोण बनाता है भूकंप, जो तरंगे है वो 90 अंश का कोण बनाता है। पूछ देगा, हालांकि मतलब ना पूछे तो अच्छी बात है, पूछ देगा तो मतलब आप जाने रहिए। कनाडा में कुल कितने टाइम जोन होते हैं? तो इसमें जो कनाडा में 6 टाइम जोन होते हैं। जैसे भारत में एक ही टाइम जोन होता है। टाइम जोन का मतलब ये होता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे जैसे हम पूरब की तरफ देशांतर में बढ़ते जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ता जाएगा टाइम। जैसे मान लीजिए 0 देशांतर पर अगर हम 12 हैं, अगर मान लीजिए अगर यहां से हम 10 देशांतर पे हम टाइम देखना चाहते हैं, तो 4 का गुणा, 4 गुणे
10 हो जाएगा, 40 मिनट आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12:40 होगा। चलिए मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये टाइम जोन की बात करता हूँ। तो कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, जहां पे उस 6 टाइम जोन में उसको डिवाइड किया गया है। और कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है, ओटावा है। और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा रेल मार्ग भी कनेडियन रेल मार्ग है। सबसे बड़ा जो है पार साइबेरियन रेल मार्ग है, जो हम कह सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक रूस में चलता है साइबेरियन रेल मार्ग। और कनाडियन रेल मार्ग की हम बात करें तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक चलता है। तो कनाडा की बात करते हैं, कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। और सबसे बड़ा जानते हैं रूस है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश में से एक है और इसका क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है, इसलिए इसे 6 टाइम जोन में इसको विभाजित किया गया। इसकी जरूरत नहीं है लेकिन हमने लिख दिया है जो कौन कौन से टाइम जोन है। विश्व का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, जो इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन बी है 5 जून 1973 को। यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1973 में यह पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1973 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इस दिन को घोषित किया गया था। 72 में घोषित किया गया, 73 में मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो स्थापना है 1 अप्रैल, यहाँ पे 1935 दिया है, यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और 1937 में ये इसको बॉम्बे में ला दिया गया। और बॉम्बे आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वर्तमान में बॉम्बे है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो बड़े शहर जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके आरबीआई के। और आरबीआई देखिए, आरबीआई सन 1773 से ही हिल्टन एंड कमीशन, बहुत सारे कमीशनों के बाद नहीं बन पाया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन का सुझाव आया। 1926 में किसके सुझाव पे? हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पे 1926 में सुझाव दिया गया कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होना चाहिए। तो 1929 में इनके सुझाव पे केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई और वो अपना रिपोर्ट 1931 में बोली। यानी 1900 केंद्रीय बैंकिंग जो जांच समिति थी 1929 में बनाया गया और यह रिपोर्ट 1931 में भेजी। कौन? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भेजा। और 31 में जब भेजा गया तो लगा कि भाई 1934 में बैंकिंग अधिनियम एक्ट पास हुआ, यानी बैंक से संबंधित एक कानून पास हुआ। और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना होता है भारत में। उसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 100 रुपया के 500 अंश 5,000 100 रुपया के 5,000 अंश से 5 करोड़ यानी 100 रुपया के 5 करोड़ जो है कैपिटल के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। यानी प्राइवेट व्यक्ति का जो स्वामित्व है वो सरकारी व्यक्ति में क्या हो गया? बदल गया। यानी अब किसी व्यक्ति का इसमें शेयर नहीं होगा। तो 118 रुपया 62 पैसा 118 रुपया 62 पैसा दे करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्वयं संस्था, एक सरकारी संस्था के रूप में काम करने लगी। यह बैंकों का बैंक होता है, ये केंद्रीय बैंक है। सरकार को जरूरत पड़ने पे पैसे उधार भी देती है, सभी बैंकों को लाइसेंस भी देती है। और मुद्रा संबंधित जो मॉनेटरी पॉलिसी यही बनाती है। जो आप देखते होंगे रेपो रेट घट गया, रेपो रेट बढ़ गया, वो सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। हालांकि बहुत बड़ा यह चीजें हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताया। जनसंख्या घनत्व का सही सूत्र बताइए। जनसंख्या घनत्व का सूत्र, जनसंख्या एक बड़ी समस्या भारत के सामने हो गया। जनसंख्या घनत्व की हम बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व का जो ऑप्शन हाँ ये है, ऑप्शन सी सही है। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। देखिए आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ऐसा मैं बता दूं, हम रहते किस पे हैं? जमीन पे।
जमीन का मतलब क्षेत्रफल। ये जमीन है, देखिएगा, ये आदमी है और ये क्या है आपका, पृथ्वी है। आदमी कहाँ रहता है, पृथ्वी पे रहता है। तो ठीक है, तो कुल जनसंख्या घनत्व का सूत्र जो होता है, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कितना जमीन पे आदमी रहता है। तो जमीन नीचे है और आदमी क्या है, ऊपर है, इसीलिए कुल जनसंख्या ऊपर होगा और कुल क्षेत्रफल का होगा, नीचे होगा। बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, कुल जनसंख्या ऊपर होगा और कुल क्षेत्रफल नीचे होगा, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है और क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या क्या होगा। तो स्वाभाविक है कि हम 50,000 से 25,000 में भाग देंगे, 50 लाख से 25,000 में भाग दे देंगे और 200 प्रति व्यक्ति आ जाएगा। ऑप्शन आपका ये आपका सही है। अब मैं बताऊं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक बिहार का है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या है। यानी जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से जो बिहार है, यानी पूछता है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, बिहार है, बिहार है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। और सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो यूपी का है, अपना देश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है 2011 के अनुसार। और 2001 के अनुसार हम पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व में था। तो बात यहाँ पे आती है, थोड़ी बहुत जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो बीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में, देखिएगा, अभिनय भारती की स्थापना किस शहर में की थी, अभिनय भारती की स्थापना ऑप्शन सी सही है, लंदन में की थी। लेकिन 1906 में और लंदन में, 1904 की बात जब बात पूछता है तो नासिक में किया गया था। यानी बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनय भारती की स्थापना की थी। लेकिन बात यहाँ है 1906 लंदन, 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 लंदन कहाँ की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। फ्रिजबी क्या है, फ्रिजबी क्या है, फ्रिजबी क्या है, फ्रिजबी क्या है, फ्रिजबी एक खेल है। ऑप्शन बी सही है, ये अल्टीग्रेड एग्जाम में पूछा था। यह फ्रिजबी एक गोल हल्का प्लास्टिक डिस्क है जिसे हवा में फेंका जाता है और कैच किया जाता है। यही डिस्क है, यही जो डिस्क है इसको हम फ्रिजबी क्या है, फ्रिजबी क्या है, खेल है। प्रश्न पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति नागरिक रक्षा जो अभ्यास, जिसको हम ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किस वर्ष किया गया, ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किस वर्ष किया गया, ऑप्शन बी सही है 2025। आयोजन तिथि 7 मई 2025 को। आयोजनकर्ता गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको NDMA कह सकते हैं, उनके द्वारा आपातकालीन तैयारियों का आकलन और सुधार करना इनका उद्देश्य था। क्या, ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास 2025 में शुरू किया गया था। 2025 में भारत ने सेतु रक्षा पहल की शुरुआत की, जिसमें साइबर युद्ध और समन्वित रक्षा तंत्र को शामिल करने की योजना इसमें से कौन सी थी, तो यहाँ पे मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र, ऑप्शन बी आपका सही है, मिशन सुदर्शन चक्र। नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की थी। बात करते हैं नेक्स्ट, कुशीनगर में सैटेलाइट पेलोड लॉन्च किस कार्यक्रम के तहत किया गया था। सैटेलाइट कुशीनगर, अभी पूरे भारत के जो छात्र कुशीनगर में आए थे और लॉन्च किया गया था। तो यह है इन स्पेस कैन सेट इंडियन स्टूडेंट, ऑप्शन आपका सी सही है। ये जो है एक छोटे से रॉकेट में लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजा गया, जो छात्रों के द्वारा यह सैटेलाइट निर्मित था और यह एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऑप्शन सी सही है, जूल ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम मुख्य रूप से जूलियस रॉबर्ट्स मेयर, यह 1842 में स्थापित किया था। एबीएलटी ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। बात करते हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था,
ऑप्शन सही है। 2014 को प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को शुरू किया था। बात करते हैं नेक्स्ट। भारत में ग्रीक दूत मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसका लेखक है? तो मेगास्थनीज का। यहाँ पे मौर्यकालीन समाज का इसमें इंडिका में वर्णन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रंथ में रामायण का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में रामायण का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध जातक कथाओं में रामायण का उल्लेख मिलता है। उसमें राम सीता की जो बात कही गई है कि सीता राम की बहन बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अलीपुर बम केस किस क्रांतिकारी से संबंधित है? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। ऑप्शन सी सही है, अरविंद घोष। बाद में आखिर में अंग्रेजों ने इनको रिहा भी कर दिया, से इनके खिलाफ मतलब साबित नहीं हो पाया। अरविंद घोष यानी अलीपुर में किस केस? तो अली मतलब अरविंद घोष को। नेक्स्ट चलते हैं। काबुली वाला किस भारतीय ऐतिहासिक काल से प्रेरित कहानी है? तो यह ब्रिटिश काल से है। ऑप्शन ए भी पूछा हुआ है, एलटी ग्रेड में पूछा हुआ है, यह ब्रिटिश काल से। और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है जो काबुली वाला, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कहानी को लिखा था और ब्रिटिश शासन काल के सामाजिक जीवन को यह दर्शाता है। भारत में रेलवे का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रेलवे का प्रवर्तक किसे कह सकता है? यानी हम कह सकते हैं भारत में रेलवे का जनक कह सकते हैं इस तरह। तो ये ऑप्शन सी है, डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1893 में मुंबई में बोरी बंदर से थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन यह 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यहाँ पे डलहौजी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। किस शासन ने पहली बार भूमि राजस्व प्रणाली को माप के आधार पर संगठित किया था? ऑप्शन ए है आपका शेरशाह सूरी ने। शेरशाह भूमि मापन के आधार पर जमीन का वर्गीकरण करके राजस्व तय किया और आगे इसी को अकबर ने सुधार कर जब्ती प्रणाली दी इसको। नेक्स्ट चलते हैं। पंचतंत्र का संस्कृत में मूल किसे माना जाता है? पंचतंत्र का संस्कृत में मूल लेखक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी सही है, विष्णु शर्मा को। पंचतंत्र विश्व का सबसे प्राचीन कथा संग्रह है जिसका मूल संस्कृत लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। यह नीति शास्त्र और राजनीति पर आधारित है। तो पंचतंत्र की कहानियां हम लोग भी बहुत पढ़े हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनथिंगो थे, यानी लॉर्ड लिनथिंगो थे। ऑप्शन ए आपका सही है। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो लिथनिंग वायसराय था उसने आंदोलन को दबाने का कठोर प्रयास किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सही है, बदरुद्दीन तायबजी। 1887 में बदरुद्दीन तायबजी ने INS तीसरे नंबर के पहले मुस्लिम या अध्यक्ष बने थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? यह भी पूछा हुआ प्रश्न है एलटी ग्रेड में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। 1193 में बख्तियार खिलजी ने सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया जिससे भारतीय शिक्षा पर बड़ा आघात लगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2014 में। यह ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन करना। एक नया प्रश्न बोल रहे हैं। 2014 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा बेस ईयर भारत की GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट गणना के लिए वर्तमान में प्रयुक्त किया जाता है? वर्तमान जो है बेस ईयर किसको माना जाता है? जो सूची महंगाई का, खुदरा महंगाई, थोक महंगाई जो आकलन किया जाता है 2011-12 को।
लेकिन जीडीपी गणना करने के लिए 2011-12 का बेस ईयर प्रयुक्त होता है। हालांकि सरकार ने हाल ही में इसे संशोधित करके 22-23 करने की घोषणा की है और जिसके आंकड़े 27 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। 2026 को जारी किया जाएगा, 23-22। लेकिन बेस ईयर 11-12 अगर जो जारी होगा 26 में, उसका बेस 22-23 होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रमुख साधन कौन सा है? ह्यूमन मतलब मानव। तो शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो मानव की कार्यक्षमता बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है, देखिए अमर्त्य सेन और महबूब उल हक है। अमर्त्य सेन मिस्टेक से पहले हो गया है, लेकिन जो मुख्य जो भूमिका है महबूब उल हक का है। ये 1990 में ह्यूमन इंडेक्स आपने बनाया था। इस आधार पे एक देश की विकास को निर्धारित करते हैं। ये रहने वाले पाकिस्तान के हैं, ये रहने वाले पाकिस्तान के अमर्त्य सेन। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से विजेता है और भारत में, और इनका जो बांग्लादेश में मूल है कह सकते हैं। पहले भारत में थे, विभाजन के बाद वो बांग्लादेश चला गया। तो महबूब उल हक अगर आता है, ऑप्शन बदल दिया, महबूब अमर दोनों दे दिया, तो महबूब उल हक को लगाएंगे हम। 1990 में विकसित किया गया, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पे आधारित है। आय पे भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये आपका कौन सा है? वित्तीय समावेश योजना है। ऑप्शन बी सही है, वित्तीय समावेश योजना है। वित्तीय समावेश योजना है जो बैंकिंग सुविधाओं को 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? दांत के डॉक्टर का, तो ऑप्शन आपका बी सही है, अवतल होता है, जिससे कि वो बड़ा देख करके आपका इलाज कर सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेकर आएंगे और जीएस का भी क्लासेस मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।